बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंजीनियरिंग डायनेमिक्स का ये पाँचवा लेक्चर है। मैंने लास्ट लेक्चर में फ्रिक्शन, सॉलिड फ्रिक्शन क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी हमने की। जो हमने दो तीन बातें लास्ट टाइम पढ़ी थी, उसमें से एक बात को मैं फिर से थोड़ा सा चाहूँगा कि रिपीट कर दूँ। आपको याद होगा कि हमने सिचुएशन ये ली थी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम उस पर एक फ़ोर्स लगाते हैं जिसको हम कहते हैं अप्लाइड फ़ोर्स, और उसको अपोज करने वाली फ़ोर्स होती है फ्रिक्शन की फ़ोर्स। तो जब मैं ये फ़ोर्स लगाता हूँ, ऑब्जेक्ट मूव अगर नहीं करता तो मैं इस फ्रिक्शन को स्टैटिक कहता हूँ। और मुझे इस बात का यकीन है कि इस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फ़ोर्स की वैल्यू के बराबर है। अच्छा, ये फिर बताया था मैंने कि जैसे जैसे आप अप्लाइड फ़ोर्स को बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक हद तक, वो हद जो होती है उसको लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है, तो दैट इज़ एफ एस मैक्सिमम, दैट इज़ द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड इट इज़ इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सेट किया था। अगर आपकी अप्लाइड फोर्स, अब आपको ऐसा सवाल सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपकी अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट नहीं है बल्कि टाइम डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, इट वेरीज़ विद टाइम, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे इसी सवाल को जो मैं अब करने जा रहा हूँ, मैं पैरेलल में ये क्वेश्चन जो है ये भी ले लेता हूँ। मैं इसकी डिटेल बाद में बता दूँगा, फ़िलहाल चले मैं यूँ लिख लेता हूँ कि हमारी जो अप्लाइड फोर्स है, मैंने मिसाल दी कि वो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो उसकी एक एग्जांपल मैं भी ये सवाल करा दूंगा। एफ़ फंडामेंटल का 13 का क्वेश्चन 2 है, F13-2। तो इसमें जो फोर्स दी हुई है वो है 10t² + 100। ये हमारी एक तरह से अप्लाइड फोर्स है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अप्लाइड फोर्स की इनिशियल वैल्यू, तो यहाँ टाइम फैसला करेगा कि इनिशियल का क्या मतलब है। इनिशियल का मतलब है t = 0। तो अगर मैं अप्लाइड फोर्स की इनिशियल वैल्यू निकालूंगा, मैं ऊपर आई लिखता हूँ, तो मैं यहाँ t क्या रख दूंगा, 0। व्हेन आई पुट t = 0, ये पूरा 0 होगा, तो कितनी आएगी मेरे पास, 100 न्यूटन। दैट इज़ द इनिशियल वैल्यू ऑफ माई अप्लाइड फोर्स। अब मैंने एक क्राइटेरिया लास्ट टाइम बताया था कि आपकी अप्लाइड फोर्स की इनिशियल वैल्यू अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है, यानी जहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को कैंसिल कर सकती है उससे ऑलरेडी ज़्यादा है, तो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा, इट विल मूव। और इसके बरक्स अगर आपकी अप्लाइड फोर्स की जो इनिशियल वैल्यू है वो आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, एंड इट विल टेक सम टाइम। टाइम का मतलब है, फिर मैं यहाँ जाहिर बात है टाइम, फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, जैसे जैसे वक्त गुजरा है फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। मिसाल ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसकी 2 सेकंड बाद की वैल्यू निकालना चाहूँ, व्हाट इट विल बी आफ्टर 2 सेकंड। इनिशियल वैल्यू आपने देख ली थी कि इसकी 100 आ रही थी, तो 2 सेकंड बाद क्या होगी, इफ़ आई पुट 2 सेकंड, सो आई गेट 2 का स्क्वायर 4, 4 10 40, इट इज़ 140 न्यूटन। सिमिलरली 3 सेकंड बाद और ज़्यादा हो जाएगी, फिर इसी तरीके से वो बढ़ती चली जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी अप्लाइड फोर्स बढ़ रही है। तो अगर बिलफर्ज ऐसी सिचुएशन है कि अप्लाइड फोर्स की जो इनिशियल वैल्यू है वो आपकी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है, यानी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम है, तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। टाइम गुजरेगा तो फिर ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा। तो फिर टाइम की वहाँ पे बड़ी अहमियत होगी कि आपसे अगर ये कहा जाता है किसी सवाल में कि एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, आप उसकी वेलोसिटी बता दें 3 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद क्या होगी, तो आप ये नहीं कर सकते कि टाइम जो है वो डायरेक्टली 3 रख देंगे। क्यों? t0 पर अगर फोर्स 100 थी और आपकी जो फ्रिक्शन की, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू थी वो उससे ज़्यादा है, यानी आपकी अप्लाइड फोर्स 100 है और वो कम है। मिसाल के तौर पे किसी सवाल में अगर फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 200 है, तो आपकी अप्लाइड फोर्स की इनिशियल वैल्यू 100 है, वो उससे कम है, सो यू हैव टू वेट। टाइम रखते जाएं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ कितना टाइम रखेंगे, यहाँ पे आपको इतना टाइम रखना होगा कि ये सम होकर 200 आ जाए। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू पुट हेयर स्क्वायर रूट ऑफ 10। 10 का स्क्वायर रूट लूँगा तो 10 आएगा, आप समझ सकते हैं। यानी इफ़ आई टेक स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो 10 10 10 100 + 100 200। इसका मतलब है कि √10 विल बी
3 पॉइंट समथिंग, यानी तकरीबन 3-3.5 सेकंड पर जब वक्त गुजर चुका होगा तो ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा। अब आपसे अगर ये कहा जाता है 5वें सेकंड पर बताएं उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप टाइम शुरू करेंगे यहाँ से और एंड होगा 5वें सेकंड पर जाकर। इसका मतलब उसका दौरानिया होगा 1.5-1.3 सेकंड। सो दैट इज़ अ सिचुएशन यू हैव टू कीप इन माइंड। सही है, तो मैं अब 2 सवाल करा रहा हूँ बेसिकली एग्जाम्पल। ये जो मैंने बात कही ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसको जहन में रखना है। सो वी कम टू आवर मेन प्रॉब्लम। मैंने आपको फंडामेंटल के जो सवाल दिए थे F13-1 से 6 तक, अब उसमें से ही एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, दैट इज़ F13-2। ठीक है, फिगर आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। F13-2 में कहा गया इफ़ मोटर M, एक मोटर है उसके साथ एक केबल उस पर लिपटी हुई है और उस केबल का दूसरा कोना एक ब्लॉक के क्रेट के साथ जुड़ा हुआ है। जब मोटर को स्टार्ट देते हैं तो मोटर वाइंड होती है, तो वो केबल उस पर लिपटती है, तो वो क्रेट को अपनी तरफ खींचेगी। लिहाजा उस स्ट्रिंग के अंदर या जो भी वो केबल है उसके अंदर टेंशन की फ़ोर्स है, जिस फोर्स से उस क्रेट को खींचा जा रहा है। इफ़ द मोटर एम एक्सर्ट्स अ फोर्स, मोटर जो फोर्स लगा रही है उसको इन्होंने एफ का है, दैट इज़ 10t² + 100। (10t² + 100 न्यूटन, दैट इज़ अ फोर्स। सो दिस इज़, ये भी मैंने एग्जांपल भी दी थी, दिस इज़ एन एग्जांपल वेयर योर अप्लाइड फोर्स इज़ टाइम डिपेंडेंट, अब ग्रेजुअली टाइम के साथ बढ़ेगी ऑन द केबल, वेयर t इज़ इन सेकेंड, t सेकेंड में। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ 25 kg क्रेट, जो क्रेट है उसका मास 25 kg है, g की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द क्रेट एंड द प्लेन आर, वो जो सरफेस है जिस पे क्रेट रखी हुई है उसके और क्रेट के दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन है, यानी म्यू एस और म्यू आर की वैल्यू, म्यू एस है 0.3 और म्यू आर की वैल्यू है, म्यू के की वैल्यू है 0.25। 0.3 और 0.2, जैसे मैंने कहा था कि म्यू के हमेशा म्यू आर से, म्यू एस से हमेशा कम होता है। सो दैट इज़ द क्रेट इज़ इनिशियली एट रेस्ट, क्रेट इनिशियली रेस्ट में, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आपको मालूम करना है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द क्रेट व्हेन t इज़ 4 सेकेंड, चौथे सेकंड पर आपने वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। फिगर आपके सामने है, क्रेट जो है वो एक सरफेस पे रखी हुई है, मोटर के साथ एक केबल कनेक्ट है, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम इस मसले को हल करते हैं। क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि क्रेट है जो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, लिहाजा इस पर जो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले तो वेट है, इसका मास दिया हुआ है, तो इट मीन्स दैट वेट इज़ ऑलवेज वर्टिकली डाउन। देन देयर इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन आर, फिर केबल जो इसको राइट साइड पे खींच रही है तो केबल की फोर्स एफ लग रही है इस पर, जो टाइम डिपेंडेंट है। यकीनन जिस सरफेस पे ये रखी हुई है उसके जो कोफिशेंट्स दिए हुए हैं स्टैटिक और काइनेटिक के, तो ये इस बात की निशानदेही है कि देयर इज़ फ्रिक्शन, सरफेस स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू है जो उस पर अपना इफेक्ट डाल रही है। सो देयर इज़ फ्रिक्शन। नाउ आई कैन नॉट डायरेक्टली से कि दैट इज़ अ काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। अगेन ये डिपेंड करेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जहाँ तक वो जा सकती है, अगर ये आपकी अप्लाइड फोर्स की जो इनिशियल वैल्यू है वो उससे ज़्यादा हुई तो ऑब्जेक्ट चलती हुई हालत में होगा, यानी जैसे ये लगेगी चल पड़ेगा, और अगर ये इससे कम है तो वो अभी भी रुका हुआ होगा। उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे ये कौन सी फ्रिक्शन है। तो हमारा पहला काम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है, दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन की नहीं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, जिसको लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, वो कितनी होती है वो निकालनी है, वो म्यू एस इंटू आर है। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस म्यू एस इंटू आर, बट फॉर दैट आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड आर। अब आर कैसे मिलेगा? ऑब्वियस है कि ब्लॉक या क्रेट जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, तो अगेन ये वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। सो वी हैव
summation f y is equal to 0. All the forces along the y axis are cancelling. R minus w is equal to 0. So R will be w, R पॉजिटिव था, w नीचे की तरफ है नेगेटिव, इज इक्वल टू इधर ले गया और mg लिख दिया. m आपके पास है 25, g है आपके पास 9.8. व्हेन यू मल्टीप्लाई इट यू गेट, मैंने अभी पीछे भी यही वैल्यू एग्जांपल के तौर पे ली थी. सो वी गेट 245 न्यूटन. दिस इज़ R. अब आप म्यू एस इंटू आर यानी लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं. नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन. लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे चाहिए. सो आई हैव एफ एस मैक्सिमम म्यू एस इंटू आर. म्यू एस की वैल्यू 0.3 है, आर हमारे पास 245 आया था. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट वी गेट 73.5 न्यूटन. दिस इज़ द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन. इसका मतलब है फ्रिक्शन की जो फोर्स है, जो स्टेशनरी फ्रिक्शन हो सकती है, वो मैक्सिमम 73.5 न्यूटन की फ़ोर्स को कैंसिल कर सकती है. यानी आपकी अप्लाइड फ़ोर्स अगर बढ़ाई जाए ग्रेजुअली, ज़ीरो से शुरू करें, तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगी. कहाँ तक? यहाँ तक बढ़ेगी, इससे आगे नहीं बढ़ सकेगी. यानी अगर आपकी अप्लाइड फ़ोर्स इससे ज़्यादा हो गई तो वो चल पड़ेगी. अब अप्लाइड फ़ोर्स इनिशियली कितनी है? अगर वो इनिशियली इस वैल्यू से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट चल पड़ा होगा, और ये फ्रिक्शन फिर यकीनन काइनेटिक फ्रिक्शन होगी हमारे लिए. क्योंकि हमें कहाँ से नोट करना है? t0 से. t0 से ही हमारा सवाल शुरू होता है ना. तो t0 पे जो वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू है. वो वैल्यू अगर 73.5 से ज़्यादा आई तो ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा, और अगर उससे कम आई तो फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि टाइम बढ़ते बढ़ते ये फ़ोर्स इससे ज़्यादा हो जाए. जैसे इससे ज़्यादा होगी तो चलेगा. वो उस सूरत में क्या करेंगे वो इस सवाल में नहीं है, ये भी आप देख लेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ आवर अप्लाइड फोर्स. अब ज़ाहिर बात है ये दोनों तो हो गई कैंसिल, तो यही दो बची. ये अप्लाइड फोर्स है, ये फ्रिक्शन है. सो व्हेन वी गेट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये हमने नोट करके अपने पास लिख ली. अब हम इनिशियल वैल्यू लेते हैं अपनी अप्लाइड फोर्स की. Now we need the initial value of F. So we have Fi. इनिशियल का मतलब है t इक्वल टू 0. तो मैं इसमें t 0 कर देता हूँ. आप नोट करें t 0 करूँगा तो 100 बचेगा. यानी हमारी अप्लाइड फोर्स की जो इनिशियल वैल्यू है वो 100 है, जो 73.5 से ज़्यादा है. हैंस F इनिशियल इज़ ग्रेटर देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. यानी आपने शुरू में ही जो फोर्स लगाई है वो ऐसी है कि वो आपकी लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा है. यानी जितनी फ्रिक्शन मैक्सिमम जा सकती तो उससे ऑलरेडी ज़्यादा है. तो जैसे ये लगेगी ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा, जब वो चल पड़ेगा तो फ्रिक्शन फिर स्टैटिक नहीं होगी. कौन सी होगी? काइनेटिक. इसका मतलब है t0 पर ही ऑब्जेक्ट चलती हुई हालत में होगा और फ्रिक्शन कौन सी होगी? काइनेटिक होगी. सो वी आर श्योर दैट दिस इज़ अ काइनेटिक फ्रिक्शन. चाहिए कि आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है 4 सेकंड पर. ज़ाहिर बात है इसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए, और ये मिसाल है कि जहाँ फोर्स आपकी कांस्टेंट नहीं है, टाइम डिपेंडेंट है, तो यकीनन एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट होगा. और फिर ये सवाल किसी इक्वेशन ऑफ मोशन से फर्स्ट सेकंड थर्ड से नहीं सॉल्व हो सकता. वी हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन जो भी हमें करनी होगी. लेट Fr बी द रिजल्टेंट फोर्स, देन Fr विल बी आपकी जो फोर्स है माइनस राइट पे लग रही है और काइनेटिक फ्रिक्शन इधर है. दिस इज़ ma, दिस इज़ 10t² + 100 माइनस
एफ के मीन्स म्यू के इंटू आर, सही है, ये सबको याद है, ये म्यू के इंटू आर होता है। ए निकालने के लिए मास से डिवाइड करा दें, सो इट इज़ 10t² प्लस 100 माइनस म्यू के की वैल्यू 0.25 है, और आर आपके पास आया था, आर की वैल्यू 245 आई थी, पीछे आपने नोट कर सकते हैं। सो एक्सेलरेशन विल बी दिस होल थिंग, सही है ना, ये सब वैल्यूज़ मैंने रख दी। 10t², टी अभी हम देखेंगे आगे, 100 ऐसी है, म्यू की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय मास इज़ 25। तो उसको बेहतर यही था कि हम सबके नीचे अलग अलग ही लिख दें। सो दैट इज़ 25, दिस इज़ 25 एंड दिस इज़ ऑल्सो 25। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यू गेट 0.133t² प्लस ये 4 आ जाएगा, माइनस ये आपको वैल्यू देगा that will give us a value of 1। ठीक है, मैं चलें डायरेक्ट इसका रिज़ल्ट लिख देता हूँ टाइम सेव करने के लिए। आप नोट कर सकते हैं इसके साथ तो t है, तो 10 डिवाइड बाई 25 ये आ गया, इनमें t नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये 4 आएगा, ये जो भी आएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये 1.55 देगा, सही ना। ये पूरा सिंप्लीफाई होके 100/25 माइनस 0.25 245 डिवाइड बाई 25, सही है। ये एक टर्म है, ये टर्म इससे छोटी है, बहरहाल ये 4 है, 4 में से भी माइनस होगा 1.55 आ जाएगा, सही। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन कम्स आउट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं इसमें टी डायरेक्ट रख के नहीं कह सकता, फ्रिक्शन एक्सेलरेशन ग्रेजुअली बढ़ रही है टाइम के साथ क्वाड्रेटिकली। तो अब हमें वेलोसिटी जो कैलकुलेट करनी है वो उसकी बुनियादी इक्वेशन को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करनी है। बेसिक इक्वेशन सबको याद है वेलोसिटी की, वो क्या होती है, यानी एक्सेलरेशन के साथ जो वेलोसिटी का रिलेशन है, वी हैव dv/dt इज़ इक्वल टू a, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ एक्सेलरेशन, सो dv/dt इज़ इक्वल टू a मीन्स 0.133 t² प्लस 1.55, dv is 0.133 t² dt plus 1.55 dt. Integrating both sides, this gives v 0.133 integral t² dt plus 1.55 integral dt plus c. So v comes out 0.133 t³ होगा, 3 मैंने यहाँ लिख दिया है, दिस इज़ t³ प्लस 1.55 t प्लस c। कैलकुलेट किए बगैर डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है c क्या होगा। देखें इस टर्म में भी t आ रहा है, इसमें भी t आ रहा है। शुरू में t 0 पे वेलोसिटी क्या आती है, 0 थी, इसका मतलब c 0 होना चाहिए। बहरहाल इसको यूँ ले लें, फॉर t इक्वल टू 0 v इज़ इक्वल टू v0 विच इज़ ऑल्सो 0, तो यहाँ 0 रखूँगा लेफ़्ट पे, इन दोनों टर्म में 0 आएगा तो राइट पे c बचेगा, c इज़ 0। इसका मतलब आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई 0.133 डिवाइडेड बाई 3, 0.133 0.04 0.0433 t³ प्लस 1.55 t। दिस इज़, क्योंकि याद होगा जब भी वेरिएबल होता है तो फर्स्ट यू नीड एन एक्सप्रेशन, वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसमें फिर t की जगह वो वैल्यू रखेंगे जो डिज़ायर्ड वैल्यू है। सवाल में आपसे कहा गया था कि आप वेलोसिटी बताएं इसकी चौथे सेकंड पर कितनी होगी, लिहाजा हम यहाँ तक आ गए। इसमें t की जगह 4 रख देंगे, फॉर t इक्वल टू 4 सेकेंड v इज़ इक्वल टू
0.043324 क्यूब प्लस 1.55 इंटू 4। ठीक है भाई, ये वैल्यूज़ आप करस्पॉन्डिंग इसकी रख लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू एक्सेलेरेशन 0.4। अच्छा सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी पीछे कैलकुलेशन में। जो एक्सेलरेशन की हमारे पास इक्वेशन बन रही थी, उसमें मैंने जल्दी में एक वैल्यू होप के गलत लिखी है। 10/25 आ रहा था एक्सेलरेशन की इक्वेशन में, 10/25 टी स्क्वायर। और इसी तरीके से ठीक है, मैं सॉरी फॉर दैट, मैं इसको दोबारा से जो है वो बता देता हूँ। हमारे पास ma बन रहा था f माइनस एफ के। f था हमारे पास 10t स्क्वायर प्लस 100 माइनस म्यू के इंटू आर था। या आप वहीं पे करेक्ट कर लीजिएगा, दोबारा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए कैलकुलेशन दोबारा कर रहा हूँ। 10 डिवाइडेड बाय मास 25 था, सो 10 ओवर 25 प्लस 100 ओवर 25 माइनस म्यू के इंटू आर। तो ये बन रहा था, मैंने सोचा 0.3 थी, दैट इज़ 0.4। ये 0.4 होगा टी स्क्वायर प्लस दैट इज़ 4 माइनस म्यू के 0.25 था मल्टीप्लाइड बाय आर 245 था। तो एक्सेलरेशन की जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगी, ठीक है, वो बनेगी 0.4 टी स्क्वायर प्लस 1.55। तो वो सिर्फ करेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ मैंने उसे 0.133 लिख दिया था वो 0.4 है, 0.4। अब इसी हिसाब से जब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 0.4 के हिसाब से सॉल्व होगा। 0.4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, बाकी सब ठीक है, 0.4 डिवाइड बाय 3, दैट विल गिव 0.133। 0.133 टी क्यूब प्लस 1.55 टी। ठीक है, तो दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन। और अब आप इसमें जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 0.1334 का क्यूब प्लस 1.55 टी, 1.55 इंटू 4। व्हेन यू सॉल्व इट you get 14.7312 मीटर पर सेकेंड। सो दैट विल बी द वेलोसिटी। लिहाजा ये सवाल था कि जिसमें आपको टाइम डिपेंडेंट फोर्स दी हुई थी, आपकी अप्लाइड फोर्स ग्रेजुअली बढ़ रही थी, और आपने पहले ये फैसला किया कि जो आपकी अप्लाइड फोर्स है उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो आपकी फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग स्टैटिक वैल्यू होती है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसे लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, उससे ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा थी, लिहाजा काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रही है। यानी ऑब्जेक्ट जो जैसे ही फोर्स लगेगी वो चल पड़ेगा, जब वो चल पड़ेगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगी। अब वो एक लम्हा होता है जिसमें ऑब्जेक्ट पे रुका हुआ होता है, फोर्स लगती है, वो चल पड़ता है, वो हमारे लिए काउंटेबल नहीं होता। हम वहीं से बात शुरू करते हैं जब वो चल पड़ी और वो चलते हुए उस पर कॉन्स्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है। ठीक है, अब मैं इस सवाल को 13-F13-2 था, अपनी तरफ से अब आपको इस सवाल को मॉडिफाई करके करवा रहा हूँ, यानी खुद ही अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि अगर हमारी अप्लाइड फोर्स की इनिशियल वैल्यू जो है वो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, उससे अगर कम होती तो फिर क्या होता। अच्छा, इसमें नहीं, आगे है एक सवाल इस किस्म का जिसमें ऐसी सिचुएशन है। तो बहरहाल ये है कि मैं इसको एज एन एग्जांपल जो है वो क्विकली बता देता हूँ। सो आप कर ये लीजिएगा अपने पास कि क्वेश्चन नंबर F13-2 जो है उसको रीराइट कर लीजिएगा। F13-2
ए के नाम से, F13-2A, यानी मॉडिफाइड क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफिकेशन मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, मैं मास चेंज कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं मास चेंज होगा तो आर चेंज हो जाएगा क्योंकि वेट चेंज है, और आर चेंज होगा तो म्यू एस इंटू आर चेंज होगा, और वो एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी कि जिस पे जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगी और इनिशियल वैल्यू जो अप्लाइड फोर्स की है वो कम है। इसका तो फोर्स लगाते ही ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, तो फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन पूरा वही है, रिक्वायरमेंट वगैरह। आई हैव अ फोर्स F 10t² प्लस 100 दैट इज़ द सेम। मास मैंने देखें यहाँ पे 25 है, मैं इसको 50 ले रहा हूँ। जी इसमें इन्वॉल्व है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। म्यू एस की वैल्यू एज़ यूजुअल पीछे भी यही 0.33, म्यू के की वैल्यू 0.25 है, इनिशियल वेलोसिटी अगेन 0 है। चौथे सेकंड पर आपको वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। तो सारा सिनेरियो वही है, बैकग्राउंड सारा वही है, ठीक है, वही एक्चुअल सिचुएशन है। फ्री बॉडी डायग्राम वही बता रही है कि क्रेट है, क्रेट पर एक फोर्स लग रही है जो उसको राइट पे खींच रही है, ये है वो टाइम डिपेंडेंट फोर्स। आर नॉर्मल रिएक्शन एज इट इज़ है, वेट वर्टिकली डाउन है और फ्रिक्शन अपोजिंग है। अब अगेन आई एम नॉट श्योर कि ये फ्रिक्शन कैसी है, ये फ्रिक्शन स्टैटिक है यानी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है अभी या चल पड़ा है। जस्ट टू द प्रीवियस केस मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, आर हमने आर निकाल लेते हैं, एंड अगेन द सिचुएशन इज़ द सेम, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ज़्यादातर वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस कैंसिल हो रही हैं, समेशन एफ वाई 0, सो आर माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, सो आर विल बी डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स एम जी, now m is 50 and g is 9.8, so that gives us 50 into 9.8 will give us 490 न्यूटन। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मैक्सिमम बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा सकती है? एफ एस मैक्सिमम म्यू एस इंटू आर, म्यू एस आपके पास 0.3 है, आर आपका इस बार 490 है, 490 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 490 इंटू 0.3, 147 न्यूटन is the maximum value of friction, ठीक है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। अब ज़रा देखते हैं हमारी जो अप्लाइड फोर्स की इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है, ठीक है ना। एज़ यूजुअल आपको याद है ये कैंसिल हो गई, अब ये दो बची हैं। अब क्या ये फोर्स इससे ज़्यादा है या ये इससे कम है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम है, ठीक है। ज़ाहिर बात है ये बैलेंस तो होंगी। कंडीशन क्या होती है, ये फोर्स इसको कैंसिल करती रहेगी इस रेंज के अंदर, सही। तो अब हमें देखना है कि हमारी फोर्स की इनिशियल वैल्यू इससे कम है या इससे ज़्यादा है। इनिशियल वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स की इनिशियल वैल्यू, सो आई राइट इट एफ आई सब सुपरस्क्रिप्ट, वो पहले भी आपने देखा था। अब इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है, 10t² प्लस 100, t इक्वल टू जब 0 रखूँगा, t 0 होगी, पूरी टर्म 0 होगी, 100 मिलेगा आपको, सही। सो आई राइट इट कि ये आप ले रहे हैं t 0 पे, तो t 0 रखने पे इट गिव्स 100। नाउ इट इज़ क्लियर दैट कि आपकी जो अप्लाइड फोर्स की इनिशियल वैल्यू है वो आपकी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है। हैंस द अप्लाइड फोर्स initial value is less than the limiting static friction। इसका मतलब ये बना कि आपकी अप्लाइड फोर्स शुरू में अगर 100 है और फ्रिक्शन आपकी फोर्स का साथ 147 तक देगी, तो ज़रा इस सिनेरियो को समझें। ये है, शुरू में आप लगा रहे हैं फोर्स 100, ये भी 100 होगी,
दैट इज़ 100। 100 को कैंसिल करिए, क्यों? क्योंकि ये 147 तक जा सकती है ये फोर्स, लिहाजा इसको फिर आपने बढ़ाया, फ़र्ज़ कर लें आपने इसको 110 न्यूटन कर दिया, तो ये भी 110 हो जाएगी। फिर आपने इसको 120 कर दिया, मिसाल देने के लिए ऐसे ही जंप्स ले रहा हूँ, 120, फिर इसी तरीके से इसको 130 कर दिया, तो ये भी 130 हो जाएगी। फिर इसको 140 कर दिया मिसाल के तौर पर, तो ये भी 140 हो गई। फिर बढ़ते बढ़ते ये 147 हो गई, तो ये भी 147 हो जाएगी। इसके बाद इसे ज़रा सा भी आपने 147.1 भी किया तो ये नहीं बढ़ सकेगी, एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, पर दैट विल टेक टाइम। इसमें कुछ वक्त लगेगा क्योंकि फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, वक्त के साथ बढ़ रही है, लिहाजा कुछ टाइम बाद ये 110, 120, 130 होगी। वो टाइम आपको मालूम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने सवाल में क्या कहा था, चौथे सेकंड पर आप बताएं उसकी वेलोसिटी क्या है, तो वो 0 सेकंड से 4 तक का दौरानिया नहीं हो सकता। क्यों? t0 पे ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, टी हो सकता है 1 सेकंड पर भी रुका रहे, वो जब तक चलेगा नहीं वो टाइम काउंट नहीं होगा जहाँ से उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ था। लिहाजा हम जब इंटीग्रेट करेंगे या हमें जो भी स्टेप अगला करना होगा उसमें जो टाइम की लोअर वैल्यू होगी, अभी एक तरह से हमने जब इंटीग्रेट किया था तो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन तो नहीं की थी, लेकिन अगर मैं वो इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल से भी सॉल्व करता तो लोअर लिमिट 0 होती और अपर लिमिट क्या होती, 4 सेकेंड। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि t0 पे ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा था, रुका हुआ था। अब हमें वो टाइम मालूम करना पड़ेगा जहाँ से उसने चलना शुरू किया। ठीक है, ये इसका आई होप के बैकग्राउंड सबको समझ में आ गया। अब हम आते हैं इस पॉइंट पर कि वो कौन सा टाइम है। अच्छा, बाकी सारी जो डिटेल है वो उसी तरीके से रहेगी, टाइम बदल जाएगा। यानी थोड़ी देर पहले भी मैंने वो सारी कैलकुलेशन एज़ यूजुअल है, ये मैंने मिटा दी थी, लेकिन आपको याद है फिगर सबने देखी थी कि ये फोर्सेस कैंसिल हो रही हैं, एफ़ के अगेंस्ट ये है। पहले मुझे वो टाइम मालूम करना है कि जब ये चलना शुरू करेगा, द टाइम, द इंस्टेंट, बल्कि इसको कहना चाहिए वो लम्हा, द इंस्टेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट starts to accelerate। वो कैसे निकालेंगे? मैं मान लेता हूँ कि मेरी अप्लाइड फोर्स बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन की लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो गई, क्योंकि उसके अगले ही लम्हे ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा। लेट F इज़ इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 147। व्हाट इज़ F? F इज़ 10t square plus 100. So 10t square will be equal to 147 minus 100. So that gives 147 minus 100, that gives 47. 47 divided by 10 t square. So t will be 47 को 10 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। divided by 10, $2.16795, 2.17695 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसे 2.18 कर लेते हैं राउंड करके, 2.18 सेकेंड। सो इट विल टेक अबाउट 2.2 सेकेंड, तकरीबन 2 सेकेंड से थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा। इस वक्त तक ये रुका रहेगा, यानी ये फोर्स 110, 120, 130 बढ़ती जा रही है, वक्त गुजर रहा है, तो 2.18 सेकेंड पर जाकर वो लम्हा आएगा जिसके बाद ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा। तो वो 4 सेकेंड में से आपको ये वक्त माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका चलने का दौरानिया जो है वो पूरा 4 सेकेंड का अब नहीं है। इसको यूँ अब आप समझ सकते हैं, एक टाइम यानी लाइन की शक्ल में अगर इसको सोचा जाए, दिस इज़ द इंस्टेंट t इक्वल टू 0, वक्त गुजरता जा रहा है। फिर ये एक लम्हा आया 2.18 सेकेंड का। अब ऑब्जेक्ट यहाँ तक इस पूरे फेज़ में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 था। जैसे ही ये लम्हा क्रॉस होगा, ये लाइन एक तरह से क्रॉस होगी, अब इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, अब ये चलना शुरू करेगा और आपको इसकी वेलोसिटी
4 पे निकालनी है, तो आपका जो इनिशियल इंस्टेंट होगा वो 2.18 होगा और फाइनल इंस्टेंट 4 होगा। इस दौरानिए के लिए ये मूव करेगा। सो हाउ टू डील विद दिस, इसका तरीक़ा हमारे पास ये है कि हम पहले वापस अपने उसी पे जाते हैं। फोर्स लेट एफ आर बी द रिजल्टेंट फोर्स। एफ आर अगर रिजल्टेंट फोर्स है तो एफ आर होगी एफ माइनस एफ। एफ है 10t² प्लस 100 माइनस, ऑब्वियसली मैं ये अज्यूम कर लूँगा कि मैं जिस वक्त से शुरू कर रहा हूँ वो वक्त है जब वो चल पड़ा है, तो वो फ्रिक्शन काइनेटिक है। लेकिन मैंने वो वक्त मालूम कर लिया कि वो ये इंस्टेंट है, यहाँ से काउंट होगी इसकी मोशन, एंड दैट इज़ एम ए। सो ए विल बी 10 divided by mass 50 is bar, so I divide by 50 t² plus 100 divided by 50 minus it is mu k into r divided by 50. So that gives 0.2, that is 0.2 t² plus 2 minus mu k is 0.25 and r is 490। आपने देखा था अभी पीछे हमने r निकाला था, वो 490 आ रहा था, r की वैल्यू 490 थी, डिवाइडेड बाय दैट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय 50। तो एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन आ गई 0.2 t² प्लस 2 माइनस 0.25 into 490 490 divided by 50, 2.45 so acceleration will be 0.2 t² minus 2.45 और 2, तो इट गिव्स -0.45। आप नोट कर सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन अगर t0 रख दूँ तो नेगेटिव वैल्यू देगी, जिसका कोई मतलब नहीं है, ये उल्टा थोड़ी जो है वो उस तरफ जा रहा था ऑब्जेक्ट। ये इक्वेशन एप्लीकेबल ही नहीं होगी इस इंस्टेंट से पहले, ये इसके बाद से होगी, यानी इसके लिए जो इनिशियल टाइम लिया जाएगा वो ये लिया जाएगा और फाइनल टाइम जो है वो 4 होगा। सो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। इंटीग्रेटिंग इट वी कैन गेट, चूँकि ज़ाहिर बात है वेरिएबल है एक्सेलरेशन, तो मैं कोई इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकता, आई हैव टू अगेन इंटीग्रेट इट टू गेट द वेलोसिटी। So to get the velocity we have dv over dt is equal to a, so dv over dt is equal to 0.2 t² minus 0.45, so dv is equal to 0.2 t² dt minus 0.45 dt, integrating both sides v is equal to 0.2 t² dt। इस बार मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, सही है, जिसमें लोअर लिमिट क्या है 2.18 और अपर लिमिट क्या है 4, 2.18 से 4 के दरमियान माइनस 0.45 इंटीग्रल dt, अगेन 2.18 से 4। अब कांस्टेंट नहीं लगेगा क्योंकि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं मिलेगी, लेकिन डायरेक्टली आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से भी ये सवाल किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से फ़िलहाल समझ लेना काफ़ी है। मेन आइडिया आपको समझाना मकसद था। सो दैट इंटीग्रल विल गिव अस, ठीक है, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इसे आप अपने हाथ से ख़ुद ये दोनों इंटीग्रल सॉल्व करें एंड देन यू गेट सर्टेन वेलोसिटी। और आप देखेंगे पिछला जब आपने ये सवाल किया था जिसमें आपने मास 25 लिया था, तो उसमें चूँकि ज़ाहिर बात है फोर्स लगते ही ऑब्जेक्ट चल पड़ा था t0 पे, तो उसे 4 सेकंड का वक्त लगा था चलने के लिए मिला था।
तो उसने वेलोसिटी 14 पॉइंट समथिंग थी, 14.732। इस बार उसे जो वक्त मिल रहा है वो 4 - 2.18, 1 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। लिहाजा वो उतनी वेलोसिटी गेन नहीं कर सकेगा जितनी कि वो पहले कर सकता था। लिहाजा ये वेलोसिटी का आंसर पिछली वाली से कम आएगा। जस्ट सॉल्व दीज इंटीग्रल्स। इंटीग्रल बहुत ही आसान है, t³/3 हो जाएगा। आराम से रख के उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है भाई। सो वी एंड दिस लेक्चर हेयर। अगली क्लास में मैं फ़र्दर कुछ प्रॉब्लम जो हैं इससे रिलेटेड करा दूँगा, एंड वी कम टू द एंड ऑफ चैप्टर 13। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।